क्यों नहीं बोल रहे हैं पूनम जी? ये क्या बात हुई? नहीं राहुल, सुनिए तो स्नेहा शेष जी, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे थे मेरी बात सुनिए स्नेहा शेष जी, महिलाओं के बारे में राजनीति करने लगते स्नेहा हैं। शेष जी, वो भी हम इज्जत उनसे सवाल आबरू से। करेंगे। हमने उनसे सवाल किया मणिपुर को लेकर के सवाल किया, और मैंने ये भी जिक्र किया कि जैसा कि आप लोग ये कहते हैं ना कि किसी भी मुद्दे पे आखिर एक प्रधानमंत्री के एक शब्द नहीं निकलते, गृह मंत्री के एक शब्द नहीं निकलते, एक निंदा वाले शब्द नहीं निकलते, एक ट्वीट तक नहीं निकलता और किसी दूसरे मुद्दे पर निकल जाता है। ठीक वैसे ही सवाल अगर आपसे किया जाए कि संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से यौन उत्पीड़न हुआ है, ये आप मानते हैं कि वो वाकई दर्दनाक है, ये तो आप मानते हैं, लेकिन ऐसे मामले में वो राहुल गांधी जिनको किसान आंदोलन दिख जाता है, जिनको मणिपुर की औरतों के साथ जो अत्याचार हुआ वो दिख जाता है, जिन्हें हाथरस कांड दिख जाता है, और दिखना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको संदेश खाली क्यों नहीं दिखता है? उस टाइम वो इंतजार करते हैं कि जांच जब हो जाए, जो दोषी हो जाए, उसके बाद वो मतलब इंतजार करके ही वो बयान देंगे। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय नेता बिना किसी पुख्ता, क्योंकि अभी जो भी आ रहे हैं वो आरोप आ रहे हैं, वो भी बंद चेहरों के साथ, तो निश्चित तौर पे एक चीज मानना पड़ेगा, फिर ये उम्मीद जैसे ही अगर इसमें एक पुख्ता सबूत मिल जाएगा, जो आप ये कह रहे हैं स्नेहा शेष जी, जो ये आप कह रहे हैं कि कोई भी राष्ट्रीय नेता किसी भी बिना जांचे बिना समझे उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने कुछ नहीं बोल सकता है, तो फिर ये आप उम्मीद दूसरे पक्ष से क्यों करते हैं कि आप पीएम मोदी या फिर गृह मंत्री जी बिना जांचे बिना परखे उसकी ऑथेंटिसिटी जांच करे वो बोल देंगे? न्याज भाई, मैं खुल के बोल रहा हूं कि मणिपुर की घटना का वीडियो वायरल हुआ था। मणिपुर की घटना खुलेआम दिख रही थी कि कहां की ये घटना है, और वहां के मुख्यमंत्री ने ही इस बात को स्वीकार किया था। आज अगर ममता जी इस बात को स्वीकार कर ले, हम लोग खुल के विरोध करेंगे। मैं मुंह पे बोल रहा हूं और गठबंधन के सहयोगी होने के नाते भी बोल रहा हूं कि फिर भी हम लोग खुल के विरोध करेंगे। हम लोग का चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है कि अपने समय में चुप हो जाए और दूसरे के समय में मुखर हो जाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के लोगों में, ऐसे करिएगा तो फिर मैं भी बीच में बोलने लगूंगा। मेरे में ये थोड़ी सी कमी है, मैं ये स्वीकार करता हूं। तो दिक्कत ये है कि अमित शाह जी चले जाते हैं, मोदी जी नहीं बोलते हैं, तो दिक्कत ये होता है कि ऑथेंटिक लोग ने बोला। हमारे यहाँ भी जो बंगाल से आते हैं, अधीर रंजन चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने इस बात पे मुखर होकर विरोध किया है और बातों को रखा है। जांच उपरांत राहुल गांधी जी भी रखेंगे। अगर इनको सुनना है तो राहुल गांधी जी उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे, जैसे उन्होंने निर्भया कांड के समय में उस परिवार के लिए आज भी वो करते हैं। और आज भी उस परिवार के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो किसी से छिपा नहीं है। मोदी जी की तरह नहीं है कि साक्षी मलिक को एक तरफ पदक दे दीजिए और दूसरी तरफ अपने ही सांसद के द्वारा उनका छेड़खानी करवाएं और उनका दोहन कराएं। चलिए ठीक है, जवाद साहब। जी, मैं बहुत देर से न्यास सुन भी रहा था और माजरत थोड़ी सी कि मैं आज थोड़ा सा लेट जुड़ा, दूसरी डिबेट में था। संदेश खाली के ऊपर कल भी मैंने चर्चा करी और आज भी सौभाग्य मिला आपके यहाँ बात रखने का, और मैं पंकज भाई को भी सुन रहा था और पूनम सिंह जी को भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। एक चीज तो साफ निकल के आ रही है कि संदेश खाली के नाम पर राजनीतिकरण तो हो रहा है, और बंगाल यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की है उस पर जो है एग्रेसिव है और एज ए विपक्ष की भूमिका के अंदर वो टीएमसी को घेर रही है, और घेरना भी चाहिए, मैं इस चीज की बात को बोलता हूँ। लेकिन मैं बड़ा हैरत में हो जाता हूं कि जब ये सवाल पलट करके कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आप बताइए राहुल जी नहीं बोल रहे हैं, प्रियंका जी नहीं बोल रहे हैं, तो मैं सवाल ये पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से कि अमित शाह साहब क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? उनके कितने ट्विटर के ऊपर आ गए, कितने बयान आ गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कितने आ गए, जेपी नड्डा जी के कितने आ गए? ये क्या बात हुई? अधीर रंजन चौधरी तो बोल रहे हैं। अच्छा, फिर अगर ये बात बोली जाती है तो अधीर रंजन चौधरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व के नेता है, और बगैर शीर्ष नेतृत्व के, बगैर जो है मशवरा सलाह लिए हुए कांग्रेस के अंदर कोई काम भी नहीं होता, जितनी मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को पढ़ा है। बिल्कुल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राहुल गांधी साहब नहीं है, आपको बता दो। और जिस राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के वो बयान रख रहे हैं अपना, वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ही पूछ करके ले रहे हैं, अपने मन से बयान नहीं कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने मन से कुछ बोल भी नहीं सकते, अपनी तकलीफ भी नहीं बयान कर सकते, बगैर माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्ता नहीं हिल सकता। भारतीय जनता पार्टी में अभी आपने देखा
और हैरत की बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको अभी एक्सटेंशन मिला, उनको माला से बाहर कर दिया गया। राजनाथ सिंह पहनना चाह रहे तो उनको बाहर कर दिया गया। ये हैसियत है राष्ट्रीय अध्यक्षों की। तो बगैर माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुए हो सकता है राजनीति ना रही संदेश खाली पे। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात, जो भाजपा की बंगाल की यूनिट है उसमें टीएमसी से निकले हुए कितने नेता हैं? इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके नेता विपक्ष, वो कहां से निकले हुए हैं? वो भी तो टीएमसी के हैं। लोकल बॉडी कहां है उनके पास? जितने भी लोग गए हुए हैं यहाँ तो कांग्रेस के हैं या फिर टीएमसी से निकले हुए हैं। अगर कल को, मैं तो बार बार कह रहा हूं, शेख शाहजहां भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, मैं अभी बताता हूं पूरे लोग खामोश हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। तमाम नजीरे हैं नियाज, तमाम नजीरे। उसमें बलात्कार के आरोपी हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोगों के आरोपी हैं। यही आप पूछिएगा, यहाँ पे पूनम सिंह जी बैठे, मैं इनके सामने सवाल रख रहा हूं, पंकज जी आप जवाब दीजिएगा। खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, चाहे आपके राष्ट्रीय लेवल पे बात करूं, कितने सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे हैं, एडीआर की रिपोर्ट है, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे रखा है। पश्चिम बंगाल से एक राज्यसभा सांसद आते थे, मीटू मूवमेंट में फंसे थे, उनके ऊपर क्यों नहीं बोलती भारतीय जनता पार्टी? वो भी तो बंगाल के आते थे और बड़े वरिष्ठ थे, उनके ऊपर भी बोल ले। लेकिन समस्या क्या है? राजनीतिकरण करना, इसकी तकलीफ है। आप मुझको बताइए कितनी, पूनम जी ये भी बताइएगा, कितनी बंगाल विधानसभा में चुने हुए, खासतौर से जिनको आपने टिकट दे रखा है, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज है, चाहे वो करप्शन के हो, चाहे वो महिलाओं के साथ जो है कोई किसी चीज में हो, कितने लोग जो है वहां बंगाल विधानसभा में बैठे जिनको टिकट देकर आपने पहुंचाया और वो पहले टीएमसी में थे? बताइए चलिए। ठीक है, पूनम जी जवाब दीजिए। जी, ये लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के लोग ही, अरे आप जवाब दीजिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं, जवाब दीजिए कितने हैं? आप सुनिए ना, पहले मुझे बताइए कितने हैं। हाँ बताइए, जवाब नंबर बताइए कितने। नहीं बताइए कितने हैं पहले। आप आखिर टीएमसी से निकाल करके क्यों भारतीय जनता पार्टी में? ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की सबको न्याय दिलाने के लिए। कैसे कोई आइडियोलॉजिकल सोच नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है। विश्वास है कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो बुद्धि जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, जो सबको न्याय दिलाने की बात करती है, लेकिन आप लोग स्वीकार करते हैं ना कि टीएमसी में रहकर ये लोग 2 नंबर के काम किए हैं। क्यों किए हैं? भारतीय जनता पार्टी में आकर कल को मैं आपको बता दूं, पूनम जी, हो सकता है आप प्रवक्ता अभी बनी हो या पुरानी हो, मैं नहीं जानता, आपको बता दूं, आज शेख मोहम्मद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे ना तो पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साथ लेगी। और ये पहला केस नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा। ज्वाइन ही नहीं कराएगी, अब सब्र रखिए। भारतीय जनता पार्टी पूनम जी, ये आप नहीं बोल सकते, ये आपके ऊपर तो हटेंगे। चक्की पीसेंगे और पीसेंगे और पीसेंगे। न्याज 1 सेकंड, न्याज 1 सेकंड, न्याज 10 सेकंड। महाराष्ट्र के अंदर चक्की पीसिंग हो रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहे हैं और उन्हीं को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया। आपने फिर देखिए, मैं फिर बोलूंगा तो तकलीफ होती भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए, आप बताइए सोनिया गांधी की। पूनम जी, सवालों के जवाबों से भागिए नहीं, होता है कभी कभार ऐसा, जब जवाब नहीं समझ में आते हैं तो अनर्गल बोलने से कोई फायदा नहीं होता। आपको जनता देख रही होगी चैनल के माध्यम से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, चाहे वो कांग्रेस से आए, चाहे टीएमसी से आए, चाहे जगह से, जिनके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये तमाम लोग लगा रहे थे, मैं आपको किरण सुमैया का एग्जांपल लेता हूँ। वो हसन मुश्रिक के खिलाफ जो है आरोप लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, 2 घंटे पहले उनके कान में आके बोला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। ठीक है पंकज सर, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्रवाई चल रही है, ऐसी बात नहीं कि उन पर कार्रवाई नहीं थी, कार्रवाई हो रही है। अरे भैया वो मंत्री बनाए गए, अरे मंत्री बने, उनको मंत्री बनाया गया है। ठीक है, एक अभी अच्छा, शिवंजो अधिकारी पर कितने मुकदमे हैं? शिवंजो अधिकारी पर कितने मुकदमे? आगे
ठीक है पंकज सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला संदेश खाली का जो ये पूरा मामला आया है, तो ये बहुत बाद में आया। ऐसा कहा जाता रहा है कि वहां पे बहुत सालों से महिलाओं के साथ इस तरीके से यौन उत्पीड़न किया जाता रहा है, लेकिन अब जो है महिलाएं सामने आकर के बोल रही हैं। तो सबसे ये भी एक सवाल उठता है कि अब महिलाएं क्यों सामने आकर के बोल रही हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कहती रही है कि बंगाल में वो जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लोगों से जुड़े जो भी समस्याएं हैं और लोगों घर घर गांव गांव जा करके वहां पे लोगों को जोड़ने का काम करे। तो क्या बीजेपी के जो वहां पे हैं काम करने वाले, उन्हें ये पूरा मामला पहले नहीं दिखा था, या फिर सही समय का इंतजार किया जा रहा था? हो सकता है कि उन्हें पहले भी ये सारी चीजें पता हो, लेकिन सही समय का एक इंतजार किया गया और उस सही समय पे एक कहते हैं कि लोहा गर्म होने के बाद उस पर हथौड़ा मारा जाता है, और ये चुनाव के नजदीक आने के बाद इस तरीके के मुद्दे को उठाया गया ताकि इसका कुछ राजनीतिक फायदा भी उठाया जा सके। पंकज सर, आपको क्या लगता है? नियाज जी, दो चीजें कि अभी क्यों ये मामला उठा उसका मैं बता देता हूँ। ये वो पूरा था कि वो आपू है जिसे मतलब लैंड से कनेक्शन नहीं है, बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ। वहां क्या था कि शेख शाहजहां का एक टेरर था और उस खौफ से महिलाएं नहीं बोल रही थी, और अब इसलिए बोली कि जब ईडी की टीम पे हमला हुआ ना, तो शेख शाहजहां वहां से फरार हो गया। तो जो अपराधी फरार हो गए तो थोड़ा टेरर कम हुआ जब इनको लगा कि हाँ बाहर की एजेंसियां, बाद में सीआरपीएफ वगैरह लेके गई थी, तो उनको लगा कि जब सीआरपीएफ वगैरह आ गया है तब इन्होंने मांग धीरे धीरे एक फुसफुसाहट से शुरू हो गई। ये जो महिलाएं थी डर के ही सही, लेकिन वो डीएम के ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपने गई थी, और ज्ञापन सौंपने के दौरान जो भी महिलाएं थी जो इकट्ठे होकर गई थी, 1000, 1500, 2000 की संख्या थी, और उस वक्त वीडियो बनाया किसी ने, और वो वीडियो वायरल हुआ, तब ये संदेश खाली का मामला बाकी दुनिया की नजर में आया जी। और इससे पहले चुपके से वहां की सिविल कोर्ट में 2 लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन वो सिविल कोर्ट में शिकायत जो दर्ज कराई पता नहीं कैसे उसको लीक होकर बाहर आ गया, और उन दोनों के खिलाफ शेख शाहजहां फोर्स के गुंडों ने एक्शन भी लिया था। उसके जो पति थे उनको मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी उस टाइम, और हो सकता है कि इस वजह से बाकी लोग खामोश हो गए होंगे। तो अभी क्यों उठाया, इसका जवाब। दूसरा आपका सवाल था कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा, मतलब कि जमीनी तौर पे काम करती है, पहले नहीं पता था बीजेपी को क्या। हकीकत यह है कि उस इलाके में बीजेपी की स्थिति कमजोर थी, हमेशा से कमजोर है। वहां टीएमसी लगातार जीता रहा है, सबसे पहले सीपीएम जीती थी, फिर टीएमसी जीती थी। बीजेपी अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है, धीरे धीरे उन्होंने वर्क करना शुरू किया, और हो सकता है कि मालूम भी रहा हो, लेकिन फिर वही मैं बताऊं खौफ का जो वातावरण है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि बिहार में अपराध होता था तो लोगों को नहीं पता था। पहले खौफ था, तो खौफ इसलिए खौफ खत्म हो चुका है, क्योंकि वो तो अभी भी पकड़ा नहीं गया है। कम हो रहा है, नहीं कम हो रहा है, भाग गया है, फरार हो गया। जो लोग पकड़े जा चुके हैं, अभी समर्थन में, हो सकता है कि जो लोग अभी समर्थन में आ रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ हुआ है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। यही काम वो पहले भी कर सकते थे और करना चाहिए था। नहीं, पहले जब मामला आया तब ना, वो जो ज्ञापन सौंपने गए, वीडियो आया, वायरल हुआ, तब तो बाहर के लोगों को पता चला ना। वो देखिए शेख शाहजहां के जब गुंडे से भाग गए वहां से, और जो कार्रवाई होने, खुद पहले सबसे पहले शेख शाहजहां भागा, उत्तम सरदार अभी भी वो कहां फरार है किसी को पता नहीं, अंडरग्राउंड है। शिबू हाजरा गिरफ्तार हुआ। तो जब किसी भी गुंडे सल्तनत में जब बड़े गुंडे पकड़े जाते हैं ना, तब लोगों के आवाज आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ जी। तो ये जो शिकायतें इसलिए आनी शुरू हो गई, इसलिए शिकायतें अब हो गई कि अब लोगों को लगा कि लोग भाग गया है तो कुछ खौफ भी कम हुआ होगा। तभी तो आज भी देखिएगा, बोल रहे हैं ना कि मुंह ढक के क्यों आ रहे, अभी भी उनको पहचाने जाने का डर है, या अभी भी ये धमकी दी जा रही है कि आज तो ये सब आया है और जब तक मीडिया कवरेज मिल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये चला जाएगा, मीडिया कवरेज बंद हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या हाल करेंगे। चलिए ठीक है, ये भी तो खौफ हो सकता है ना।